जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो पेटीएम की स्टोरी के ऊपर होने वाला है कि आखिर ये जो बैन लगा है ये किस कारण की वजह से लगा है और पेटीएम ने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आरबीआई की इग्नोर करी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को पेटीएम ने इग्नोर किया और तोड़ा, जिसकी वजह से आज ये कंडीशन आ गई है कि आरबीआई को इस पर बैन लगाना पड़ा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप पेटीएम के इन्वेस्टर हैं, अगर आपने पेटीएम के आईपीओ में बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बहुत से लोगों ने इनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, तो अगर आप पेटीएम के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला ये वीडियो हो जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में फ्रॉड किया जाता है या कंपनी किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड कर रही है। तो आपको उन सब चीज़ों से बच के रहना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत धैर्यता से देखिएगा, बिना स्किप किए, तभी वीडियो समझ में आएगा और आप चीज़ों को सही से एनालाइज कर पाएंगे। देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की। पेटीएम की अगर हम कहानी की बात करें तो ये पेटीएम की कहानी शुरू होती है 2015 से, जिसमें आरबीआई के द्वारा पेटीएम को बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया, जिसको इम्प्लीमेंट पेटीएम ने 2017 में किया। अब स्कैम यहाँ से शुरुआत हो जाती है। जब 2017 में पेटीएम ने अपनी पेमेंट बैंक को शुरू किया, उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि पेटीएम को अपने पेटीएम बैंक में अकाउंट्स खुलवाने थे। यहाँ पे जब आप अगर पेटीएम की ऐप यूज़ करते होंगे तो उसमें आपको पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम जो ऐप के यूपीआई के या अदर जो भी ऑप्शन आते हैं वो आपको सब एक ही ऐप में दिखते हैं। तो अगर आपको पेटीएम वॉलेट को यूज़ करना है तो आपको उसके लिए केवाईसी करवाना पड़ता है, जिसके लिए पेटीएम आपको आपके आसपास की पड़ोस की किसी दुकान पे भेजता है, जिसमें आप एक फॉर्म भरते हैं और आपकी वहाँ पे केवाईसी की जाती है। जब आप वो फॉर्म भरते हैं तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, जो ओटीपी आप दुकानदार को बताते हैं, जिससे आपकी केवाईसी हो जाती है। कि यहाँ तक तो चलिए बात ठीक है, केवाईसी के लिए हमने इतना कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे आता है एक और ओटीपी। वो जो ओटीपी है वो किस चीज़ का है? क्योंकि केवाईसी के लिए तो सिर्फ एक ही ओटीपी आता है, दूसरा ओटीपी क्यों आ रहा है? इस तरीके के फ्रॉड में कई लोग फंस गए, क्योंकि सब लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। दुकानदार ने कहा कि 2 ओटीपी आएंगे, उन्होंने दोनों ओटीपी बताए। लेकिन जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो दूसरा ओटीपी था उन्होंने देने से मना कर दिया। अब वो जो दूसरा ओटीपी उन्होंने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इनका जो पेटीएम वॉलेट की केवाईसी थी वो भी कैंसिल कर दी गई, वो भी नहीं हुई। अब ये दूसरा ओटीपी था किस चीज़ का? ये जो दूसरा ओटीपी था ये है पेमेंट बैंक के अकाउंट खुलवाने का, जो कि कस्टमर्स को बिना बताए उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा था, उनसे ओटीपी मांगा जा रहा था केवाईसी के नाम पे और उनका अकाउंट खोला जा रहा था। यहाँ पे इनका स्कैम नंबर 1 होता है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि आखिर फिर कस्टमर जान क्यों नहीं पाए? क्यों ओटीपी जब 2 आ रहे हैं, चलिए ठीक है कुछ कस्टमर्स नहीं जान पाए, लेकिन सभी कस्टमर्स नहीं जान पाए। देखिए, अब अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे पेटीएम वॉलेट और पेटीएम बैंक इनका कोई भी अलग ऐप नहीं है, जो कि एक पेटीएम जो किसी भी बैंक की सेपरेट ऐप होती है, जिसमें आप बैंक का काम कर सकते हैं और अदर आप जो भी अगर आपको उसका वॉलेट चलाना है तो वो आप दूसरी ऐप से काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे पेटीएम का कुछ भी सेपरेट नहीं था, सब चीज़ें एक ही में थी। तो यहाँ पे कस्टमर्स को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो केवाईसी करवा रहे थे। यही चीज़ जब संज्ञान में आरबीआई की आई तो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इस चीज़ को बैन कर दिया। कस्टमर को फ्रॉड की तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जिसका कोई भी डेटा पेटीएम के पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए आरबीआई ने इसको बैन कर दिया। ये पहली चेतावनी समझिए पेटीएम को दी गई और उन्होंने इसका हिस्सा बैन कर दिया। लेकिन यहाँ पे भी पेटीएम रुकता नहीं है, उसने इस चीज़ को इग्नोर मारा। पेमेंट बैंक के लिए उसने एजेंट्स रखने शुरू कर दिए। एजेंट्स जैसे अब आप इंश्योरेंस करवाते हैं या इंश्योरेंस के लिए आपके पीछे एजेंट घूमते रहते हैं, उसी तरीके से पेटीएम ने पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एजेंट रखने शुरू कर दिए। पर अकाउंट पे ही अपने एजेंट्स को ₹50 कमीशन देते थे। तो इनके जो एजेंट्स थे वो आपके पीछे घूमने लगे कि अब इसमें अकाउंट खुलवा लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए। बात तो वहाँ पे बिगड़ जाती है जब इस चीज़ का खूब मार्केटिंग होने लगी और साथ ही जो एजेंट्स थे वो अपने नीचे भी एजेंट्स रखने लगे और ₹30 उनको देने लगे, ₹20 खुद रखने लगे और ये एक एमएलएम तरीके से मार्केटिंग इसकी होने लगी। तो यहाँ पे ये स्कैम और बढ़ गया। इस चीज़ का पता जब आरबीआई को लगा तो 2019 में उन्होंने इस चीज़ को भी बैन कर दिया। ये थी दूसरी बैन। अब इस चीज़ पे पेटीएम को समझ जाना चाहिए था और उसको एक्शन लेना चाहिए था अपनी चीज़ों पे और सुधार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, पेटीएम ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, उसने इस चीज़ को भी इग्नोर मारा। देखिए, अगर हम बात करें विजय शेखर शर्मा की तो विजय शेखर शर्मा ज़ीरो से उठे हैं, फर्श से अर्श तक गए हैं। तो वो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हैं। बहुत से लोगों को वो इंस्पायर करते हैं कि उन्हें किस तरीके से मेहनत करके आगे जाना है। बट यहाँ पे जो इन्होंने इस तरीके के फ्रॉड किए हैं, इससे भारत के साथ-साथ
काफ़ी जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हों, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे वो मर्चेंट्स हों, सबका यहाँ पे भरोसा टूट जाता है। तो इससे बहुत सी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो अगर हम आगे समझें तो इसमें 2019 में इस पे बैन लगाया गया। सॉरी, आरबीआई ने कंपनी पर अक्टूबर 2021 में 1 करोड़ का फाइन लगाया। ये फाइन क्यों लगाया गया? फाइन लगाया गया फ्रॉड इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि आरबीआई को प्रोवाइड करवाई जा रही थी। साथ ही में 2022 में आरबीआई ने एक बार फिर से पेटीएम के ऊपर बैन लगाया। किस चीज़ पे? कि एंटी केवाईसी, साइबर सिक्योरिटी इशू के ऊपर, और भी कई इशू इसके साथ मिले, जिसमें आरबीआई के संज्ञान में वो चीज़ें आई और आरबीआई ने उस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया। लेकिन अब क्या पेटीएम यहाँ पे सुधरने वाला था? नहीं, पेटीएम यहाँ पे भी नहीं सुधरा। पेटीएम लगातार इस चीज़ को इग्नोर करता रहा, अपने बैन्स को भी इग्नोर करता रहा कि उसको ही सुधार लें, नहीं हुआ। इसके देखते हुए आरबीआई ने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल ऑडिट निकाला, जिसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें है कि पेटीएम के डेटा में सीवर लैप्स पाए गए हैं। पेटीएम ने अपने अकाउंट होल्डर के बेनिफिशरीज, यानी जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो नहीं दिखाया है, और साथ ही कुछ ऐसे अकाउंट में लगे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसका जानकारी पेटीएम को भी नहीं हुई है कि ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आखिर कहाँ हुए हैं, किसके अकाउंट से हुए हैं और किसके अकाउंट में गया है पैसा। इस सब की जानकारी पेटीएम को भी नहीं पता है। और साथ ही पेटीएम ने एक पैन कार्ड पर 10,000 से ज़्यादा लोगों के अकाउंट खोले हैं। तो पेटीएम के पास उनका कोई डेटा नहीं है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है बट वो अकाउंट किसके नाम पे है, ये ना पेटीएम को पता है ना ही आपको पता है, क्योंकि एक पैन पे 10,000 अकाउंट खुले हैं। तो इंटरेस्ट भले पेटीएम दे रही होगी आपको, बट वहाँ पे कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं था जो कि आरबीआई को प्रोवाइड करवाया जा सके। इसको देखते हुए आरबीआई ने ठीक 1 साल बाद, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर 2022 की, तो ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने इसके ऊपर 5 करोड़ 4 लाख का पेनाल्टी लगाई, गलत केवाईसी के लिए, साइबर सिक्योरिटी की गलती के लिए, और कोई भी डेटा उपलब्ध ना करवाने की वजह से, और अपने कस्टमर्स के साथ भी फ्रॉड करने की वजह से। यहाँ पे पेटीएम को पूरे 1 साल का समय मिला था, जिसमें पेटीएम अगर चाहता तो अपनी चीज़ें सुधार सकता था और अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छा काम कर सकता था। लेकिन यहाँ पे पेटीएम ने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। और साथ ही अगर हम बात करेंगे पेटीएम के डेटा के हिसाब से, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पेटीएम में इसकी कंप्लेंट की जो संख्या है वो 6 गुना तक बढ़ गई थी। और अभी हाल ही में पिछले महीने में NHAI ने भी पेटीएम को बैन कर दिया फॉर न्यू फास्टैग इशू के लिए। अब यहाँ पे आरबीआई ने बैन किया, NHAI ने भी बैन किया, क्योंकि ये नए फास्टैग इशू कर रहे थे जिसमें इनमें फ्रॉड पाया गया और इसको बैन कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी पेटीएम की। देखिए, पेटीएम ने 3 लोगों के साथ लगातार फ्रॉड किया है। एक, वो जो कस्टमर्स हैं जो कि पेटीएम को यूज़ करते हैं, पेटीएम की चीज़ें यूज़ करते हैं, पेटीएम के बारकोड को यूज़ करते हैं। नंबर 2, जो कि इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने अपना पैसा आईपीओ में गंवाया, कुछ लोगों ने आईपीओ से इन्वेस्ट करे रहे, और हाल ही में पेटीएम अपने आईपीओ से अभी तक 80% तक गिर चुका है, तो वहाँ पे भी पैसा वो गंवा रहे हैं। और नंबर 3, आरबीआई को, अगर आरबीआई ने आपको किसी बैंक खोलने का एक लाइसेंस प्रोवाइड किया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरबीआई से लाइसेंस नहीं मिलता है जल्दी, और ये इनको मिला है तो इन्होंने उस चीज़ की कदर नहीं करी, उस चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन को ये इग्नोर करते रहे और लगातार अपने कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करते रहे। तो इन्होंने लगातार 3 लोगों के साथ फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से आज ये कंडीशन आ गई है कि आरबीआई ने इसको बैन कर दिया और बहुत सी चीज़ें बिगड़ सकती हैं इससे। बात करें कि अब हमें करना क्या चाहिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपका पैसा इसमें इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल आप यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ भी ऐसा खास बचा है, क्योंकि कंपनी लगातार अपनी चीज़ों को ख़राब ही करती चली जा रही है। अगर आपका पैसा इसके पेमेंट बैंक अकाउंट में है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप पैसा निकाल सकते हैं जब आप चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई ने इस चीज़ को बैन नहीं किया, इस चीज़ को बंद नहीं किया है। आप पैसा जब चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद इसमें पैसा आप जमा नहीं कर पाएंगे। जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, बट इसमें आप कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। बात आती है वो लोग जो कि इसमें ईएमआई चला रहे हैं इस पेमेंट बैंक से, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप इससे ईएमआई चला रहे हैं तो आपको तुरंत स्विच कर देना चाहिए अदर बैंक में, बिकॉज आप इसमें जब पैसा जमा नहीं कर पाएंगे तो ईएमआई जाएगी कैसे, तो आप ईएमआई डिफॉल्टर भी हो सकते हैं। नंबर 3, वो लोग जो कि पेमेंट्स बैंक यानी पेटीएम पेमेंट बैंक की यूपीआई आईडी यूज़ करते हैं, जहाँ पे .upi.com करके आता है, जैसे आप अदर किसी थर्ड बैंक की आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक अपनी ही यूपीआई आईडी यूज़ करवाता है। तो अगर आप उसकी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको वो स्विच करना पड़ेगा। इसमें पेटीएम को किसी थर्ड पार्टी बैंक बन के
जिस तरीके से गूगल पे और फ़ोन पे यूज़ करवाते हैं आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक को, उसी तरीके से इसे भी किसी बैंक से बात करनी पड़ेगी और अपनी यूपीआई आईडी चेंज करनी पड़ेगी, जिससे वो अपने कस्टमर्स को वहाँ पे सहूलियत दे सकते हैं। तो ये बात थी रिटेल इन्वेस्टर्स के, रिटेल भाई के लिए जो कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके पास जो मर्चेंट्स हैं, अगर हम बात करें तो 37 मिलियन के आसपास इसके पास मर्चेंट कस्टमर है, जो कि इसका बारकोड या फिर साउंड सिस्टम यूज़ करता है। अब उनका यहाँ पे अगर वो इनका जो अकाउंट है, अगर वो पेटीएम पेमेंट बैंक में है, तो वो इसमें पेमेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो तो बैन हो चुका है। और अगर वो किसी अदर बैंक अकाउंट में भी उनका अकाउंट है, वो सिर्फ क्यूआर कोड का ही यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर हम नोडल एजेंसी की बात करें तो वो पेटीएम ही है, जिसको भी आरबीआई ने बैन कर दिया है, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। तो उन लोगों को भी यहाँ पे अदर किसी बैंक में उस क्यूआर कोड को स्विच करना पड़ेगा, जिसके लिए पेटीएम को अपने कस्टमर, जो कि मर्चेंट कस्टमर है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप किसी और अकाउंट में, किसी और बैंक के अकाउंट में खुलवा सकते हैं, जिसमें आप क्यूआर कोड हमारा ही यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ा बात हो जाती है पेटीएम के लिए कि वो अपने कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करती है ये चीज़ करने के लिए। क्योंकि अगर उनको अदर ही किसी में जाना होगा तो वो किसी और का क्यूआर कोड क्यों ना यूज़ कर लें। और इस चीज़ का करने के लिए समय जो पेटीएम को दिया गया है वो है 29 फरवरी 2024 तक का, जो कि ये एक बहुत कम समय लिमिट है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन क्योंकि पेटीएम ने खुद ही अपनी चीज़ों को ख़राब किया है, खुद ही इग्नोर करती चली आई है, तो आज ये कंडीशन इसके पास आ चुकी है। और यहाँ पे कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक डर ये भी है कि ये 37 मिलियन जो मर्चेंट कस्टमर्स हैं, वो पेटीएम को स्विच ना कर दें, वो पेटीएम को लूज़ ना कर दें। तो जिसका इफ़ेक्ट पेटीएम के ऊपर अच्छा खासा पड़ने वाला है। ये थी पूरी स्टोरी, जो कि पेटीएम ने 2015 जब से इसको बैंक का लाइसेंस मिला है, शुरुआत हुई है और आज 2024 में आखिरकार आरबीआई ने इसे बैन कर दिया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि आपका क्या मानना है कि इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर इन्वेस्टेड हैं तो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएँ। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।